हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज हम PYQ सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियो का लास्ट चैप्टर, जिसका हम एनसीईआरटी एम्पलीफायर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स ऑफ आवर नीट एग्जाम। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ। तो ग्रोथ से हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है मणिपुर नीट 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ में एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जो फेज है सेल इलोंगेशन में, वहां पे इंक्रीज वैक्यूलेशन देखा जाता है कि जैसे जैसे सेल इलोंगेट करेगी वहां पे वैक्यूल का साइज या नंबर इंक्रीज होगा। ये भी सही स्टेटमेंट। प्लांट ग्रोथ मेजरेबल, देखो हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ को तो नहीं, लेकिन उसको रिलेट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर से, जैसे साइज कितना बड़ा है ऑर्गन का, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, एरिया सरफेस एरिया कितना बढ़ा है, कितने सेल्स नंबर। तो इस अलग अलग पैरामीटर से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट, देखो ये गलत स्टेटमेंट है कि प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती, क्या होती है? इनडिटर्मिनेट। और जो रीजन है वो ये है कि प्लांट में मेरिस्टेम देखा जाता है, तो मेरिस्टेम वहां पे एक्टिव सेल डिवीजन है, तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम हमारी जो ग्रोथ है प्लांट में वो होती रहती है, नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था प्लांट इज जनरली इनडिटर्मिनेट, लेकिन लीफ फ्लावर के केस में वो डिटर्मिनेट भी देखी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन। ओके, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, देखो हमने ग्रोथ पढ़ा, ग्रोथ में हमने पढ़ा कि सिग्मोइड कर्व देखा जाता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, जहां पे एस शेप्ड कर्व, इस टाइप का कर्व देखा जाता है। तो ये फेज है, ये लैग फेज है, जहां पे जो ग्रोथ है वो स्लो रहती, ग्रोथ है लेकिन स्लो है। फिर ये जो हमारा फेज है जहां पे ग्रोथ ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, हाई ग्रोथ रेट देखा जाता है, इसे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और बाद में ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स या रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारी ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती। तो ये बच्चा हमारी मैक्सिमम ग्रोथ लॉग फेज में देखी जाती है, इसी को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिपिकल ग्रोथ कर्व जो प्लांट में देखा जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिग्मोइड या एस शेप्ड कर्व, कि पहले हमारी स्लो ग्रोथ होगी, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और उसके बाद सेचुरेट हो जाएगी, एस शेप्ड कर्व देखा जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये बोला जाता कि सीजनल एक्टिविटी, तो हम स्टेयर केस शेप्ड कहते कि इस तरीके से हमारी पहले बढ़ती है, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। ये सीजनल एक्टिविटी अगर मेंशन करता तो ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे अभी कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। तीनों टर्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेशल स्ट्रक्चर फंक्शन गेन कर लेती है तो वो परमानेंट सेल बना लेती है, तो वो डिफरेंशिएशन हो गया। जब परमानेंट सेल रिगेन करती है एक्टिविटी ऑफ डिवीजन, और वो जो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर और गेन किया था वो लूज कर देती है, मतलब जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसे माइनस करती है, तो वो डी डिफरेंशिएशन, जिससे सेकेंडरी कैम्बियम बनती है हमारी कॉर कैम्बियम और इंटरफैस्कुलर वस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद जब ये कैम्बियम की जो सेल्स हैं वो दोबारा से डिफरेंशिएट होती है, मतलब फिर से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन गेन करती हैं और डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर देती है, दोबारा से डिफरेंशिएट करिए तो री डिफरेंशिएशन कहते हैं। तीनों टर्म समझ गए? अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, देखो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मतलब हमारी मेरिस्टेमेटिक लेयर, हमारी मेरिस्टेमेटिक लेयर कैसे बनती है, वो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि जब पैरेंकाइमा की सेल डी डिफरेंशिएट करे, देखो पैरेंकाइमा की सेल जिनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है, वो फंक्शन स्ट्रक्चर लूज कर देंगी और डी डिफरेंशिएट करेंगी।
डी डिफरेंशिएट, और रिगेन कर लेंगे एक्टिविटी ऑफ डिवीजन, तो वो क्या बनाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके, आगे चलते हैं। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में जब मेसोफिल सेल को कल्चर मीडियम में रखा जाए टू फॉर्म कैलस, अब कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड, तो हमारी जो कैलस बनाया जा रहा है वो फिर से डी डिफरेंशिएशन, क्या है, डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि मेसोफिल सेल ऑलरेडी हमारी परमानेंट सेल है, उनमें डी डिफरेंशिएशन होगा, हमारी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा कैलस, जहां पे हमारी एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बच्चा डी डिफरेंशिएशन। और फिर है हमारे पास अपना अगला टॉपिक डेवलपमेंट। देखा जाए तो हमारे प्लांट ग्रोथ के फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आए, जो ग्रोथ है या टाइप ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट, वहां से कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन से। ओके, तो चलो डेवलपमेंट से क्वेश्चन करते हैं। जो प्लांट है वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। अब इसी एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जहाँ पे हम हेट्रोफिली पढ़ते हैं। हेट्रोफिली जहाँ पे एनवायरमेंट के बेस पे डेवलपमेंट पाथवे चेंज हुआ, इसकी वजह से दो टाइप की लीफ बनी, जिसे हेट्रोफिली कहते हैं। तो ये क्या है, एबिलिटी प्लास्टिसिटी। सेनेसेंस एक एक्टिव सेल डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस है, और जो फंक्शनिंग है फ्लावरिंग प्लांट। अगर यहाँ पे देखा जाए सेनेसेंस, जहाँ पे सेनेसेंस में जो सेल है वो मेच्योरिटी से आगे, मतलब आप समझ लो कि ओल्ड हो जाते, तो उस टाइम पे क्या होगा, लीफ एब्सिशन होगा, मतलब वहां पे एब्सिशन लेयर बनेगी और लीफ टूट के गिर जाएगी, तो सेनेसेंस में हमारा लीफ एब्सिशन देखा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। और फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने 5 पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कराते, ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हमने पढ़ा है एब्सिसिक एसिड, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट या इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी, बट मेजरली एक इनहिबिटर। यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और डिस्कवरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जो फंक्शंस हैं, जो यूजेस हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, नीट 2025 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइटोहार्मोन प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द लीफ सेनेसेंस। देखिए हमारी लीफ में न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होता है, मतलब न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या करता है कि जो लीफ है उनको लीफ एब्सिशन या सेनेसेंस को डिले करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। तो ये कौन करता है बच्चा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन क्या सही होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक शूटिंग हार्मोन है, शूटिंग हार्मोन मतलब एडवेंटिशियस शूट बनाता है, उसके साथ साथ मतलब लेटरल ब्रांचिंग कराएगा, हमारे एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है कि हमारे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ बढ़ जाए। यही हमारा साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट और लीफ की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है, साइटोकाइनिन। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट्स बताने हैं, हम बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन्स। पार्थिनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट प्रोडक्शन। ऑक्सीन्स करते हैं, ऑक्सीन्स कहाँ पे, टोमेटो में। ऑप्शन सही होगा हमारा ए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन और ग्रोथ। कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं, बिल्कुल सही है। डी डिफरेंशिएशन एक प्री रिक्विजिट है री डिफरेंशिएशन पे, कहना चाहता है कि डी डिफरेंशिएशन होने से पहले डी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब सेकेंडरी कैम्बियम बनेगी डी डिफरेंशिएशन से, तभी तो आगे री डिफरेंशिएशन होगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है।
एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, एक इनहिबिटर है, इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिकल बड डोमिनेट करे, लेटरल बड्स की ग्रोथ को सप्रेस करे। अब ये लिख रहा है प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, ये भी गलत है। ए बी सी सही है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो कि हमें मैच करनी है। एब्सिसिक एसिड, हमें पता है एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर, तो ग्रोथ इनहिबिटर उसे एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे प्लांट पे स्ट्रेस होगा तो वो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज कराएगा। तो जैसे कि सीड में डॉर्मेंसी, तो डॉर्मेंसी प्रोमोट करेगा सीड में ताकि डेसिकेशन से विदस्टैंड कर सके। सही है। इथाइलिन जो कि एक गैसियस हार्मोन है, वो क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। जिबरलिन क्या करता है, बोल्टिंग, मतलब जो रोसेट हैबिटेट है इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा ताकि स्टेम बड़ी हो, इलोंगेट कर जाए। तो बीट कैबेज ये भी सही है। साइटोकाइनिन ऑलरेडी हम बता चुके हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है। तो ए का सेकंड हो गया है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ऑप्शन सी आपका सही। जो स्कूग सर थे, स्कूग एंड मिलर जो इन्वॉल्व है साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, उन्होंने देखा कि कैलस प्रोलिफरेट करता है, मतलब कैलस में डिवीजन होती है फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको, जब ऑक्सीजन के साथ एक और चीज सप्लाई की जाए। तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और भी एक्सट्रैक्ट सप्लाई किए गए थे, उनमें से एक भी प्रेजेंट होता है तो कैलस में सेल डिवीजन होती। अब वो बच्चा एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज में भी कोकोनट मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट, इनमें से कोई भी सब्सटेंस डाला गया था तो सेल डिवीजन हो रहा था। जबकि एब्सिसिक एसिड सेल डिवीजन तो कराएगा नहीं, वो तो इनहिबिटर है। तो ये तो बहुत बेसिक था, अगर आपको डिस्कवरी नहीं भी पता तो बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन सी सही, क्योंकि एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है ना, तो प्रोलिफरेशन तो कराएगा ही नहीं, वो तो इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऑप्शन सी आसान। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बताने। यहाँ पे देखते हैं, ऑल जेबरलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, एसिड ही नाम आ रहा है तो एसिडिक ही होंगे। ऑक्सीजन एंटागोनिस्ट एक्ट करते हैं जेबरलिक एसिड, ऐसा नहीं होता। जेबरलिक एसिड एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन कुछ केसेस में साइटोकाइनिन, ये तो हमारा सही नहीं। जिएटिन ऑब्टेन किया गया था कोकोनट मिल्क से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इथाइलिन फ्लावरिंग इंड्यूस करती है मैंगो में, तो फ्लावरिंग इंड्यूस करती है मैंगो में, ये भी सही स्टेटमेंट है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी हमने ऑक्सीजन में पढ़ी है, एब्सिसिक में नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए सी डी सही हो गया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही। ऑक्सीजन यूज किया जाता है बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर अ वीड फ्री लॉन, मतलब हम ये चाहते हैं उस लॉन में वीड्स को हम हटा दें, किल कर दें। अब यहाँ पे ऑक्सीजन स्पेसिफिकली 2,4-D यूज किया जाता है, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये जो 2,4-D है ये डाइकोट वीड्स को हटाता है, पर इनका मोनोकोट में कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता। किसी भी ग्रास में कोई इफेक्ट क्यों नहीं देखा जाता, क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करते मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स, इसलिए तो कोई भी ग्रास जो कि एक मोनोकोट प्लांट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं देखा जाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, जब शुगर केन की क्रॉप पे कुछ स्प्रे किया जाए तो वहां पे इंक्रीज हो जाती है लेंथ ऑफ स्टेम, और लेंथ में शुगर एक्यूमुलेट होती है, तो लेंथ इंक्रीज होगी तो शुगर कंटेंट ज्यादा होगा और यील्ड इंक्रीज होगी। अब क्या स्प्रे किया जाए, दैट इज जिबरलिन। जिबरलिन बच्चा मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुकी हूँ, वो इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। अब इंटरनोडल इलोंगेशन होगी तो स्टेम की इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टेम की हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज हुई तो यील्ड बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है और बहुत आसान। ठीक है, आगे चलते हैं। The phenomena which is influenced by oxygen and also played a major role in discovery. अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी में
फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि हमारी लाइट की तरफ जो स्टेम की एक्सिस बेंड हो जाती है, इस तरीके से कर्वेचर दिखाते हैं, इसी बेंडिंग ऑफ स्टेम को टुवर्ड्स लाइट सोर्स फोटोट्रॉपिज्म कहा गया, मतलब टुवर्ड्स द लाइट ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। डिस्कवरी में भी हमने देखा था कि कॉल्पटाइल की जो टिप है वो बेंड कर जाती है, जिससे पता चला कोई सब्सटेंस है जो ये बेंडिंग करा रहा है। और बहुत सारी डिस्कवरी से पता चला है ये जो सब्सटेंस है ये एक हार्मोन है ऑक्सिन। तो डिस्कवरी में हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था, ऑक्सिन, ऑप्शन सी सही। अगेन हमारे पास कॉलम है, मैच करना है। ऑक्सिन, ऑक्सिन का अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बिल्कुल सही है। अब इंड्यूस करता है इथाइलिन, प्रमोट करता है हमारा ऑक्सिन। जिबरलिन क्या करता है, जिबरलिन बच्चा लेंथ इंक्रीज कराता है, जैसे शुगर केन में हम पढ़ के आए ऐसे ग्रेप की स्टॉक की लेंथ इंक्रीज जिबरलिन का काम। साइटोकाइनिन ओवरकम कराता है एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। जो साइटोकाइनिन है वो एंटागोनिस्टिकली काम करता है ऑक्सिन के। तो ऑक्सिन तो ओवर एपिकल डोमिनेंस कराएगा, लेटरल बड्स की ग्रोथ को सप्रेस करेगा, और साइटोकाइनिन लेटरल बड्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इथाइलिन गैसियस हार्मोन जो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो बच्चा ए का फोर्थ है, और यहीं से हम देख पा रहे हैं ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का वन, ऑप्शन डी सही। फिर से हमारे पास एक हमारा मैच द फॉलोइंग है जिसमें हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप पढ़ चुके हो कि जिंक हमारा सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन में हेल्प करता है। ट्रिप्टोफैन से जब ऑक्सिन बन रहा है तो उसमें जिंक की प्रेजेंस की जरूरत है। आयरन बच्चा हमारा एक्टिवेटर है ऑफ कैटलेज, जो कि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हैं। सी हमारा, एक मिनट रुको, बी का बच्चा 1 और इसका 3। सी बोरोन हमारा इलोंगेशन डिफरेंशिएशन में काम आता है, और मॉलिब्डेनम जब नाइट्रोजन साइकिल पहले पढ़ते थे उस टाइम हम पढ़ते थे कि कंपोनेंट है नाइट्रेट रिडक्टेज का। बाकी ऑप्शंस आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने जिंक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है क्योंकि यहीं पे हमारा B1 मेंशन, ऑप्शन बी सही। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इंटरनोड इलोंगेशन, देखो इंटरनोड इलोंगेशन आया पर भाग के जिबरलिन नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली डीप वाटर राइस की बात कर रहे हैं। डीप वाटर राइस में जो इंटरनोड इलोंगेशन या जो पेटियोल इलोंगेशन है वो इथाइलिन करता है। तो अगर जनरली इंटरनोड इलोंगेशन पूछा जाए, इंटरनोडल इलोंगेशन अगर जनरली पूछा जाए तो आप मार्क करोगे जिबरलिक एसिड। लेकिन अगर आप इंटरनोडल इलोंगेशन डीप वाटर में पूछा जाए, डीप वाटर राइस प्लांट, मतलब ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल से पूछा जाए तो आप मार्क करोगे इथाइलिन। ओके, ऑप्शन डी सही। प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड, कि ये देखा जाता है कि अब क्यूकम्बर में प्रोडक्शन बढ़ गई। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो यील्ड है यहाँ पे यूज किया जाता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा, प्रमोट करेगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर। अब फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फ्लावर फीमेल है तो वहां पे सीड प्रोडक्शन, फ्रूट फॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो हमारे यील्ड भी इंक्रीज हो जाते। तो किस हार्मोन का फंक्शन है, इथाइलिन का। ओके, आगे चलते हैं। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अब हमें पता है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन, बिल्कुल। तो हमें इथाइलिन के पर्सपेक्टिव में आंसर करना है। वो किल करता है डाइकोट वीट को, नहीं, ये डाइकोट वीट को किल करने का काम ऑक्सिन का था, ना कि इसका, तो ये तो गलत हो गया। स्पीड अप करता है मॉल्टिंग प्रोसेस तो स्पीड अप हमारा जिबरलिन करता है बार्लिन, तो ये भी हमारा गलत हो गया।
प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। तो रूट हेयर फॉर्मेशन में इथाइलिन काम आता है कि रूट हेयर फॉर्मेशन बढ़ाई जा सके। ऑप्शन सी सही है। एपिकल डोमिनेंस तो ऑक्सिन करता है, पर उसको ओवरकम साइटोकाइनिन का काम। तो ऑप्शन अपना सी बिल्कुल सही है। आगे चलिए, वो प्लांट हार्मोन जो डिस्ट्रॉय करता है वीड्स को, तो वो कौन सा हार्मोन है? दैट इज 2,4-D, हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन, जो डाइकॉट वीड्स को किल करता है। ध्यान रखेंगे, इनका मोनोकोट्स पे कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता। डी ऑप्शन सही है। हमें वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बताना है जो स्प्रे करता है, विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगरकेन इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम, thus increasing the yield of sugarcane। मतलब शुगरकेन पे कौन सा प्लांट हार्मोन स्प्रे किया जा सके, उसकी इंक्रीज हो जाए स्टेम की लेंथ, जिससे यील्ड इंक्रीज हो जाए। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटरनोडल इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, कौन कराता है? जिबरेलिन। इंटरनोडल इलोंगेशन, जिससे हमारे स्टेम की एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होगी, और स्टेम की लेंथ इंक्रीज हुई तो शुगरकेन की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। Which one of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? इनमें से कौन सा इनहिबिटरी नहीं है? अब इनहिबिटरी की बात करें तो एब्सिसिक एसिड तो होता ही है, फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। पहले सीड डॉर्मेंसी को डिटेल में पढ़ा जाता था, तो वहां पे हम देखते थे ये तीनों ही सब्सटेंस सीड को डॉर्मेंसी में डालते, मतलब सीड जर्मिनेट ना कर पाए, सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। डॉर्मेंसी का मतलब यही ना कि सीड जर्मिनेट ना हो, तो उसको प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जिबरेलिक एसिड, मैं मानती हूँ अब आपके सिलेबस में नहीं, पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जिबरेलिक एसिड ऑप्शन में दे रखा है। जिबरेलिक एसिड तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी को तोड़ता है, ब्रेक डॉर्मेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आना चाहिए, इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। It takes very long time for pineapple plants for production of flower। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कुछ हार्मोन्स को यूज करते हैं। उनमें से हार्मोन आपके एक तो ऑक्सिन है और दूसरा इथाइलिन। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग और इथाइलिन इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। तो ऑप्शन बच्चा आपका बी बिल्कुल सही। ओके, आगे चलिए। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन। देखो, फ्रूट ड्रॉप और लीफ ड्रॉप, इसका मतलब है एब्सिशन। जब भी पत्ती गिर जाती है तो उसे लीफ एब्सिशन कहा जाता है, तो ये टूट के गिर जाना, दैट इज एब्सिशन। अब फ्रूट और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस में प्रिवेंट किया जाता है बाय ऑक्सिन, लेकिन जब लीफ और फ्रूट ओल्डर स्टेजेस में चले जाएंगे उस टाइम पे ये ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन। तो अर्ली स्टेजेस में तो प्रिवेंट करेगा और ओल्डर पीरियड ऑफ टाइम पे उसे प्रमोट करेगा। कौन? हमारा ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखो, हमें एक टिश्यू दिया गया है विच इज पोटेंशियल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएट कर सकता है। Which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot and root? अब यहाँ पे शूट और रूट बनाना है, मतलब शूटिंग और रूटिंग हार्मोन चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक मिनट, ये एक टेस्ट ट्यूब में कैलिस है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दिया जाए, मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन सप्लाई करें, पर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन हम ज्यादा रखें, उस टाइम पे रूटिंग इनिशिएट होगी, मतलब जो कैलस है वहां पे रूट फॉर्मेशन देखी जाएगी। ये ऑक्सिन एक रूटिंग हार्मोन, जबकि इसी में हम ऑक्सिन से ज्यादा साइटोकाइनिन डालें। अब साइटोकाइनिन की अमाउंट ज्यादा है, तो साइटोकाइनिन शूटिंग हार्मोन है, तो क्या बनेगा? शूट बनेगा।
तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे कैलस में शूटिंग रूटिंग कराई जाती है इन दोनों हार्मोन्स की रेशियो से। तो कौन सा सही होगा? ऑक्सिन साइटोकाइन। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आपको पता है सेल डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। एविना कर्वेचर टेस्ट फॉर द बायोएसिड। बायोएसिड मतलब एक टेस्ट कराना जिससे हम कंसंट्रेशन देख पाए। तो एविना ओट कर्वेचर टेस्ट, तो ये कर्वेचर हम देखते थे हमारे ऑक्सिन के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता था। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय F.W. विंट। ओके, तो ये देखा जाता था कि इस तरीके से जो ओट जो सीडलिंग है उसकी टिप को कट कर दिया गया और ये जो टिप है इसको प्लेस किया गया बच्चा एक अगार ब्लॉक। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो हमारी इस अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया। बाद में ये जो कट की हुई सीडलिंग है, ठीक है, जिसकी टिप हमने रिमूव कर दी है, यहाँ पे ये अगार ब्लॉक इस तरीके से एकदम ऊपर ही थोड़ा सा साइड में रखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस था वो ये नीचे डिफ्यूज हो गया। अब नीचे डिफ्यूज हुआ तो ऑक्सीजन ने सेल डिवीजन कराई और सेल डिवीजन कराई तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से बेंड कर जाता है, इस तरीके से बेंड कर जाता है। तो यहाँ पे ये कितना कर्वेचर आया इस पे ये डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। तो हम ये कर्वेचर को मेजर कर सकते हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। तो ये किसके लिए दिया गया है? IAA ऑक्सीजन के लिए दिया गया। आगे चलते हैं। What causes a green plant exposed to light on only one side to bend towards the source of light? अभी हमने जो ऑक्सीजन में पढ़ा जहां पे बेंड कर जाती है लाइट, हमारी कर्वेचर हो जाता है सीडलिंग का। अब होता क्यों है हम वो समझें। ये देखो, ये सीडलिंग है, यूनिलेटरल लाइट दी गई मतलब एक डायरेक्शन की लाइट दी गई। जब एक ही डायरेक्शन में लाइट दी गई तो यहाँ पे कोई सब्सटेंस होगा टिप पे सब्सटेंस था, जिस तरफ लाइट दी गई वो वहां से मूव कर गया और इस तरीके से एक तरफ इकट्ठा हो गया। जहां ये इकट्ठा हुआ तो वो क्या करेगा, उस साइड में ज्यादा सेल डिवीजन कराएगा। तो मतलब ये जो पार्ट है इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, इसकी कम होगी। अब इस वाला पार्ट ज्यादा सेल डिवीजन कर रहा है तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो ड्यू टू ऑक्सीजन ये इस तरीके से बेंड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा सेल डिवीजन देखी जाती है। तो इस ज्यादा सेल डिवीजन की वजह से हमारी बेंडिंग होती है सीडलिंग के टिप। तो ये जो है ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्यूमुलेट कर जाता है शेडेड पार्ट, और शेडेड पार्ट में एक्यूमुलेट कर जाएगा जिससे ग्रेटर सेल एलोंगेशन होगी। तो ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही। आगे चलिए, इनमें से कौन सा वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन ए सही। ध्यान से सोचो, इनहिबिटर इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है, अच्छा ही है, क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशन, मान लीजिए वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस में प्लांट क्या चाहेगा कि जितना पानी है उसे स्टोर करे, वो लॉस ना हो। तो वाटर स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, अब सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो स्टोर्ड फूड है वो मोबिलाइज होता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन साइटोकाइनिन का फंक्शन था, लेकिन जो ये स्टोर्ड फूड का मोबिलाइजेशन है ये जिबरलिन कराता है, क्योंकि जिबरलिन एक्ट करता है एल्यूरोन लेयर पे। एल्यूरोन लेयर ऑलरेडी मॉर्फो में हमने पढ़ा था ना, जो हमारी एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है प्रोटीनेशियस, वहां पे एक्ट कराएगा जिससे
हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो स्टोर्ड फूड है उसको तोड़ेंगे, अब वो टूटेगा, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, एम्ब्रियो, जिससे हमारे सीड में जर्मिनेशन हो। तो इसमें किसका रोल आ रहा है, जिबरलिन का रोल आ रहा है, इसलिए कहा जाता है जिबरलिन प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन, प्रमोट सीड जर्मिनेशन। ऑप्शन बच्चा लोग आपका बी बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चलते हैं, पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन, पाइनएप्पल जहां पे फ्लावरिंग होनी थोड़ी मुश्किल है, ब्लॉसम का मतलब है फ्लावरिंग, जहाँ पे फ्लावरिंग होनी थोड़ी मुश्किल होती है, हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट। अब वो फ्रूट किसके द्वारा होते हैं, बाय NaN2,4-D हमारे ऑक्सीजन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, दो देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स। अब लाइट और टेम्परेचर, ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है। अब एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में जो न्यू एनसीईआरटी, वहां पे लिखते हैं कि लाइट और टेम्परेचर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं प्लांट की, बाय अफेक्टिंग, कैसे कंट्रोल करते हैं, वाया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमने फोटो पीरियोडिज्म और वेनेलाइजेशन पढ़ा था कि लो टेम्परेचर फ्लावरिंग को इंड्यूस कराते हैं, और हमारे फोटो पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए लाइट दी गई उससे भी हमारी फ्लावरिंग अफेक्ट होती है। तो ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं बच्चा, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे हम दो फिनोमिना पढ़ते थे, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्क्राइब किया था फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो जनरली एक्ट करता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है जो अपोजिट अफेक्ट दिखाता है प्लांट। अब जिबरेलिन सीड जर्मिनेशन करा है, एब्सिसिक एसिड उस सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है, तो किससे काम कर रहा है, एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है। जैसे सीड जर्मिनेशन जिबरेलिन करा रहा है, तो हमारा एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है, डॉर्मेंसी करा है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चा, एब्सिसिक एसिड। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर मतलब इस तरीके से हमारे जो कर्वेचर हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इन शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट में इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे इलोंगेशन और सेल डिवीजन देखा जाएगा, उस पार्ट की लेंथ बढ़ जाएगी और हमारा जो सीडलिंग है वो इस तरीके से कर्व कर जाता है, बेंड कर जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। Which one of the following acid is a derivative of carotenoid? अब कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या है, एब्सिसिक एसिड विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ओके, एक स्ट्रेस हार्मोन। ओके, ऑप्शन सी सही। देख लीजिए कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे PYQ में, हम देख पा रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, वहां की डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आए और फंक्शंस जो हमारे कमर्शियल यूजेस है वहां से भी बहुत क्वेश्चन आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। AIPMT 2017 में हमसे पूछा गया कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, तो नहीं है, जिबरेलिक एसिड लीफ फॉल तो नहीं कराता, वो तो डिले करता है एब्सिशन, डिले करता है एब्सिशन। तो ये तो लीफ फॉल लिखा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, ऑक्सिन सेल वॉल इलोंगेशन कराता है और एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग हेज डेंस। हेज डेंस का मतलब है कि जो हमारे गार्डन में किनारों में जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं उनको डेंस कैसे किया जाता है। देखो ध्यान से समझो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लेटरल ब्रांचेस कैसे बढ़ाई जाती, लेटरल ब्रांचिंग। तो अगर देखा जाए ये हमारा सीडलिंग है, यहाँ पे जो एपिकल बड है
ये लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को सप्रेस करता है, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को सप्रेस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एपिकल बड है यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट। अगर हम इस टिप को हटा दें, अगर इस टिप को रिमूव कर दें, अगर हमने टिप को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे जो ऑक्सिन प्रेजेंट था वो तो हट जाएगा। अब ऑक्सिन हट गया तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को जो सप्रेशन हो रहा था वो हमारा रिमूव हो जाएगा और लेटरल बर्ड्स ग्रो करें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे द एपिकल कैसे किया जा सकता है? रिलीजेस बाउंड हार्मोन्स नहीं, इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट नहीं, ये प्रूनिंग मतलब जो ऊपर से काट दिया जा रहा है ये क्या होगा? ये फ्री करता है एक्सिलरी बड को फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ से फिर रिमूव कर देते हैं ऑक्सिन को। टिप से ऑक्सिन को हटा दिया गया तो एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। और बच्चा यही तक थे आपके लास्ट 20 ईयर्स के PYQ ऑफ आर नीट एग्जाम, जहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके फंक्शन डिस्कवरी पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू सो मच।